जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को, सहेलियों को, साथियों को भेज दीजिए। ओके, तो कैसे हैं सभी मम्मी पापा, कैसे हैं जल्दी से बताएंगे। सभी मम्मी पापा का मतलब सभी के मम्मी पापा कैसे हैं। चलो जी शुरुआत करते हैं हमारे फन शॉट की तरफ। तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल वो होते हैं जो विद्युत को रसायन में और रसायन को विद्युत में बदलते हैं, उसको विद्युत रसायन सेल कहा जाता है। ये मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो गैलेनिक सेल होता है, एक विद्युत अपघटनी सेल होता है। ठीक है, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसके अंदर ये वाला रूल लगता है, यानी कि विद्युत अपघटन लगता है, फैराडे का नियम लगता है। फैराडे का नियम बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो प्रैक्टिकल का भाई लाइव टारगेट मैं सेट कर दे रहा हूं 4000 प्लस लाइव का। इतने बच्चे आए, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ओके, और आधे से बच्चे करेंगे अरे सर सोने दो, अरे भैया जो उठकर पढ़ लिया वो शेर। चलो, तो फैराडे का नियम इस वाले सेल पर लगता है। कौन से वाले सेल पर? विद्युत अपघटनी सेल, जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। क्या सर ये सामने सामने करके दिखाओगे? हाँ बिल्कुल। और पहले वाले सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। अगर गैल्वेनिक सेल में जिंक धातु और कॉपर धातु का इस्तेमाल होता है तो उसी गैल्वेनिक सेल का नाम रख दिया जाता है डैनियल सेल। ठीक है, लेकिन हम ये दो सेल आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम मार्केट में चलने वाले सेलों के बारे में कवर करेंगे। कौन से वाले भैया? मार्केट में चलने वाले सेल के बारे में हम कवर करेंगे। ओके सरकार, चलिए शुरुआत कर लें। ठीक, चलो तो मार्केट में मिलने वाले सेल कौन से होते हैं? मार्केट में सेल जो बिकते हैं, देखो ये भी मार्केट से खरीद के लेकर आया मैं। ये भी एक सेल कितने रुपए का दिया? 18-20 रुपए का दिया ये। तो ये वाला जो सेल है ये वाला है, चार्ज नहीं होता, प्राथमिक सेल। ठीक है, अभी चलो देखते हैं क्या इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, आइए। ओके, तो ये दोनों कौन से वाले हैं? ये दोनों मार्केट में नहीं बिकते हैं, ये दोनों मार्केट में नहीं मिलते हैं, इनको बनाना पड़ता है, इनको ऑर्डर पे बुलाना पड़ता है, भैया ऑर्डर पर आ जाओ या खुद बना लो। तो ये दो सेल तो मार्केट में नहीं बिकेंगे, ये तो अलग अलग कहानियां हैं। बैटरी चाहिए, कौन सा सेल चाहिए? चार्जिंग वाला है, बिना चार्जिंग वाला? तो आप कहोगे अरे ये भी होते हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं सरकार। तो व्यापारिक सेल यानी कि बैटरियां, व्यापारिक सेल यानी कि बैटरियां। ठीक जी, ओके, तो सभी बच्चे एक बार आ जाएं। ठीक, अब वन शॉट की कहानी कुछ ऐसे रखेंगे, आएंगे लाइव कराएंगे और हटा देंगे। चलो, व्यापारिक सेल यानी कि बैटरियां, प्राथमिक सेल जो चार्ज नहीं होते हैं, ऐसे सेल जो चार्ज नहीं किए जाते हैं उनको प्राथमिक सेल कहा जाता है। और फिर आते हैं द्वितीयक सेल जो चार्ज होती हैं। तो दो तरीके के सेल होते हैं, प्राथमिक और कौन से वाले? द्वितीयक सेल। एक तो चार्ज होने वाले सेल और एक चार्ज नहीं होने वाले सेल। जो चार्ज होते हैं वो सेल, बता सकते हो ये वाला सेल आपने कहीं देखा? शुष्क सेल। और उसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। शुष्क सेल जी, जल्दी से बताएं क्या आपने देखा है? इसको पेंसिल सेल के नाम से भी आप जानते हैं। इसको कौन से सेल के नाम से जानते हैं भैया? पेंसिल सेल के नाम से भी जानते हैं, पेंसिल सेल के नाम से भी। ओके, और प्राथमिक सेल में और कौन सी वाली कहानी है? प्राथमिक सेल में एक आती है प्यारे बच्चों, मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे सेल आते हैं, छोटे छोटे सेल, चपटे चपटे टैबलेट वाले सेल, उसको कहते हैं कौन सा? बटन सेल। बताओ कहां लगता है ये मरकरी सेल? कहां लगता है? सभी बच्चे एक बार आ जाइए भैया, लाइव एक साथ मेरे साथ खत्म कर दो, फिर कहोगे कि जी बैकलॉग हो गया है। सरकार बैकलॉग नहीं है, सीधा सीधा आओ, सीधा कवर करो और निपटा दो, सीधा कहानी ही निपटा दो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप आइए मेरे साथ, जिसने पढ़ रखा रिवीजन करेंगे, जिसने नहीं पढ़ रखा वो समझ के चलेंगे, और जो मैं बता रहा हूं वही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इसको आप रखिए, अपने पॉइंट रखिए, लो जी यहां तक की कहानी क्लियर। इतना सा काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक, आपका बोर्ड एग्जाम में चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, कोई से भी बोर्ड से हैं, ये चैप्टर समझ आता है, सीबीएसई हिंदी माध्यम से कोई सा भी है। ठीक, चलिए तो मरकरी सेल इसको हम कहते हैं बटन सेल। मरकरी सेल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? बटन सेल कहते हैं। और ये जो बटन सेल है ये छोटे छोटे गैजेट्स में लगकर काम आता है, छोटे छोटे गैजेट्स में। चलो, द्वितीयक सेल जो चार्ज नहीं होते हैं उनमें आपके पास दो कहानियां हैं। एक तो है लेड संचायक सेल, जो घर की बैटरी होती है, जो घर की बैटरी है वो लेड संचायक सेल है। इनकी अभिक्रिया आपको याद रखनी होगी, इनकी अभिक्रिया आपको एक पेज पे 1 से 2 बार लिखकर याद करनी होगी। लेड संचायक सेल, और एक है हमारे पास निकल कैडमियम सेल। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक लाइन पूछी जाती है कि निकल कैडमियम सेल कौन सा वाला सेल है? निकल कैडमियम सेल। ये दो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली नहीं पूछा जाता। एक आपका इधर सेल आता है जो मैं इसी में ही आपको करके दूंगा। चलो जी बॉस, एक एक करके हम निपटा देते हैं। तो ये मेरे पास कौन सी? ये 4 कहानियां हैं। 4 कहानियों में से 2 कहानियां आपकी प्राथमिक सेल से जुड़ी हुई हैं, 4 कहानियां प्राथमिक सेल से जुड़ी हुई हैं, प्राथमिक सेल से जुड़ी हुई है, और 2 कहानी आपकी द्वितीयक सेल से जुड़ी हुई है। आप मुझे बताओ द्वितीयक सेल में से कौन सा सेल आपके घर में है? शॉर्ट नोट्स, जैसे जैसे मैं लिखता हूं आप उसको छोटे छोटे तरीके से लिखो, उसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं। 80% पे तारीफ। ओके, दोनों ही है। ये लेड वाला होगा घर में, ये वाली बैटरी। एक आता है निकल कैडमियम सेल, ये वाला जो सेल देख रहे हो अभी काला काला हो रहा है थोड़ा, ये पेंसिल सेल है जो रिमोट कंट्रोल में लगता है, जो रिमोट होते हैं उनके अंदर लगता है। ये वाला जो सेल है ये मरकरी सेल है। ये वाला सेल कौन सा वाला है? मरकरी सेल है। ठीक है, चलो जी अब हम एक एक करके इनकी अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया प्यारे बच्चों याद करनी पड़ती है, क्या क्या मटेरियल लगकर बनता है और कैसे कैसे इसकी अभिक्रिया आपको याद करनी। तो अभिक्रिया 1 से 2 बार जितना लिखोगे आपको दिमाग में एंटर करती चली जाएगी। चलो जी बॉस, तो हम आते हैं पहले वाले सेल पर। पहला वाला सेल कौन सा है? शुष्क सेल। शुष्क सेल को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? शुष्क सेल को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन। मार्केट में जो शुष्क सेल मिलता है सामान्य रूप से उसका जो वोल्ट विभव होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना? 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। अब मुझे बताओ आपके पास अगर कोई सेल है तो उसका विभव देखकर बता सकते हो, उसका वोल्ट ऊपर लिखा होता है, बताओ कितना वोल्ट होगा? जैसे मैंने सेल लिया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर आपके पास कोई सेल है तो आप देखकर बता सकते हैं उसके ऊपर कितना वोल्ट लिखा हुआ है। सामान्य रूप से 1.5 वोल्ट मिलता है, लेकिन बहुत जगह मार्केट में 1.7 या 1.75 इस तरीके से वोल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, और वही तो जब आपके अंदर जुनून होना चाहिए तभी यहां जुनून बढ़ेगा, तभी सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है, चलो जी तो सबसे पहले
इसका जो वोल्ट होगा वो 1.5 वोल्ट होता है। वोल्ट का मतलब होता है कितना इसने काम किया है, कितना विभव है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। एनोड ये जिंक का बना होता है, कैथोड इसका कार्बन की रॉड लगी होती है, काली काली रॉड अंदर की तरफ। बाहर की जो भी धातु होती है वो जिंक होती है। इसके अंदर जो मटेरियल पान मसाला मिला होता है वो है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यानी कि तीन चीजें आपको मिली होंगी। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेंसिल सेल है, तो बाहर की जो बाउंड्री होगी ये जिंक से बनी होगी, अंदर एक कार्बन की रॉड ऐसे लगाते हैं और इसके चारों तरफ क्या भर देते हैं, ये इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य यानी कि MnO2 कार्बन और NH4Cl क्या भर देते हैं, वैद्युत अपघट्य। बात समझ रहे हो? जैसे ये लगाते हो, ये कार्बन की रॉड ऐसे लगा देते हो, ये जिंक की बनी हुई मटेरियल होता है, इसको पैक कर देते हैं और फिर इसको मार्केट में बेच देते हैं। इतना सा होता है। क्या ये बहुत महंगे महंगे मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये तो मार्केट में मिल जाता है। कार्बन आपको पता ही है, जिंक सस्ती धातु है, MnO2 मिल जाता है मार्केट में, तुरंत पैक करके सील करके देकर आपको 12-13 रुपए में बेच देते हैं। अच्छा, तो ये तो हमें चलो आ गया। तो एनोड याद रखना पड़ेगा, कैथोड कार्बन है और विद्युत अपघट्य MnO2 कार्बन और NH4Cl। किसी भी अभिक्रिया में कार्बन भाग नहीं लेता, किसी भी अभिक्रिया में कार्बन भाग नहीं लेता। टॉर्च के अंदर यही वाला सेल होता है ना? टॉर्च के अंदर कैसा, यही वाला सेल होता है, इस तरीके वाला। याद आ गया होगा आपको? ये ऐसे आपने कभी इसको काट के देखा हो, इस तरीके से ये लगी होती है। ठीक है, तो ये कार्बन होता है और ये जिंक होता है बाहर वाला, और अंदर जो भरा होता है वो MnO2 प्लस का कार्बन और प्लस का NH4Cl होता है। अभिक्रिया आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अच्छा, सेल अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जिंक आएगा। सीधा सेल अभिक्रिया, जिंक MnO2 और NH4Cl। NH4Cl में से Cl माइनस अलग और NH4 प्लस अलग, कार्बन हिस्सादारी नहीं करता। तो क्या बना, जिंक प्लस MnO2 NH4 प्लस, आगे जिंक 2 प्लस MnOOH और प्लस का अमोनिया गैस यहां से निकल जाएगी। ये आपको सेल की अभिक्रिया लिखनी है पेपर में, ये वाली। यानी कि जिंक MnO2 NH4 प्लस क्या बनेगा, जिंक 2 प्लस MnOOH और प्लस का NH3। अब सोचिए, देखो किसी सेल के अंदर अगर कोई गैस बन रही है, हमारे पेट के अंदर गैस बनती है, हमें दिक्कत होती है। ये तो तब भी सेल है, तो सेल कहेगा अरे यार गैस बनवा दी तुमने तो अब क्या करूं, हट जाऊं क्या? कभी कभी देखे होंगे सेल मोटे से हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किसी ने देखा हो? बच्चे एक बार कमेंट करके बताना, मम्मी पापा से पूछ के बताओ। पोल लगवाएंगे बेटा आगे, जो जैसे क्वेश्चन होगा ना MCQ वाला, वो पोल लगवाएंगे। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और बैक टू बैक काम करेंगे। तो भाई पेट में गैस बनती है, अब पेट फूल जाता है। ऐसे ही पता है क्या लोग सोचते हैं, यार सेल कैसे फूल गया? किसी किसी का तो मोबाइल फूल जाता है, कभी कभी मोबाइल ऐसे फूल जाता है सेल की वजह से। तो सेल फूल जाता है तो कुछ गैस की वजह से और कुछ दूसरे कारणों की वजह से। तो NH3 के प्रभाव को कम करने के लिए जिंक क्लोराइड मिला दिया जाता है इसमें थोड़ा सा। जो जिंक क्लोराइड होता है ना, इस गैस को खा जाता है। लो आ जाओ भैया, कितनी गैस बन रहे हो? बहुत सारी। क्या, जाओ मेरे साथ आ जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। और जिंक क्लोराइड क्या करता है, जिंक क्लोराइड इस अमोनिया के प्रभाव को कम करके एक यौगिक बना लेता है जिसको हम जटिल यौगिक कहते हैं। तो ये गैस भी खत्म हो जाती है। इसी वजह से जो अच्छी कंपनियों के सेल होते हैं वो थोड़ा सा जिंक क्लोराइड भी मिलाते हैं। अभी कंपटीशन या स्टैटिक क्वेश्चन आप बन सकता है, मान लो वनडे एग्जाम हुआ, कोई पुलिस का एग्जाम हो, कुछ भी, तो उसमें पूछा जा सकता है कि पेंसिल सेल में गैस के प्रभाव को, अमोनिया के प्रभाव को खत्म करने के लिए इन चारों में से कौन सा यौगिक डाला जाता है? तो वो कौन सा है? जिंक क्लोराइड है। ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड, जिंक Cl2। चलो प्यारे बच्चों, 3000 क्रॉस पर प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। 3000 क्रॉस पर कितने बच्चे रेस्ट में हैं? 400 बच्चे लाइव आना बाकी है। वो सोच रहे होंगे अरे आराम से उठेंगे, 9 बजे संडे में कौन उठ रहा है सुबह सुबह। चलो जी, ये कहानी क्लियर हो गई। दूसरे सेल का नाम कौन सा प्यारे बच्चे? दूसरा सेल है मरकरी सेल। दूसरा सेल कौन सा? मरकरी सेल। ये बटन जैसा होता है। ये कैसा होता है प्यारे बच्चे? ये बटन जैसा होता है, ऐसे इस तरीके से, टैबलेट जैसे टैबलेट होती है ना ऐसे। इसका अगर मार्केट में वोल्ट देखोगे तो कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, बताते रहना भैया, कहीं बाद में कहो। इसका जो वोल्ट होता है कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। ये 35 वोल्ट। ये छोटे उपकरणों में, ये किसमें भैया? छोटे उपकरणों में, छोटे उपकरणों में प्रयोग होते हैं। छोटे उपकरण जैसे छोटे छोटे खिलौने हो गए, घड़ियां हो गई हैं, कोई दूसरे भाई रिमोट हो गए हैं, इनमें होते हैं। ओके, इसमें जो एनोड होता है वो होता है ZnHg। मरकरी किसी धातु के साथ लगता है तो क्या होता है प्यारे बच्चे? जिंक अमलगम होता है। मरकरी किसी धातु के साथ लगता है तो क्या होता है प्यारे बच्चे? जिंक अमलगम होता है, ZnHg। 170 के आसपास बच्चे पेंडिंग अभी। ओके, देखते हैं कितना दम लगाकर खींचते हो। हाँ मैं मानता हूँ 15 अगस्त है, बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, संडे में 2-3-4 काम होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे सर 12 बजे उठते हैं हम तो संडे में। रोज ही तो उठते हैं, स्कूल जाते हैं जी 7:30 बजे 8 बजे। आज भी आप उठा दे रहे हो हमको संडे में। ऐसे होता है ना। संडे में क्या होता है ना, खासकर ना लड़कियों के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है। बताना ऐसा नहीं है। अब मंडे से लेकर शनिवार तक तो स्कूल जा रही है, अब मम्मी को मौका नहीं मिल रहा है घर का काम कराने का, सुबह सुबह खाना बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। अब संडे में मम्मी जीओ को मौका मिल जाता है, आज है संडे, आज इसको पकड़ देते हैं, चलो लग जाओ। सुबह 8 बजे से खाना बनाने में, झाड़ू पोछा और सारा काम आज तुम ही से करवाएंगे। बताना भैया अपना दुख दर्द कमेंट में। और लड़कों को लगता है अरे सुबह क्रिकेट खेल लें 6 बजे, मजा ना आ जाएगा है, मास्टर जी तो पढ़ाती हैं, रोज स्कूल जानी है। लेकिन उन सबसे परे जो अगर मेहनत कर ले वही टॉपर है, वही रेंज बनाता है, वही डिस्ट्रिक्ट में लेवल बनाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। चलो भैया, तो जिंक अमलगम कहते हैं ZnHg, याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे। कैथोड कौन सा वाला है? HgO प्लस कार्बन, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन। और विद्युत अपघट्य कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मरकरी ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मरकरी ऑक्साइड। ओके जी सरकार, चलिए अब हम इसकी अभिक्रिया को कवर करते हैं। लो, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? जिंक ये वाली, एनोड पर ये वाली होगी, कैथोड पर ये वाली होगी, इतना अंतर है। तो जिंक अमलगम OH माइनस को लेकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, मरकरी बनाता है, जल बनाता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है। फिर मरकरी ऑक्साइड इस जल को और इलेक्ट्रॉन को लेता है, मरकरी बनाता है और OH माइनस को छोड़ता है। OH माइनस से OH माइनस काटे जाने पर, H2O से H2O काटे जाने पर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटे जाने पर क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ZnHg। आप चाहो तो पूरी वाली अभिक्रिया एक साथ याद कर सकते हो। ZnHg जिंक अमलगम प्लस HgO, आगे ZnO और प्लस का Hg। जिंक अमलगम, कभी भी मरकरी किसी धातु के साथ जुड़ जाए तो उसको अमलगम कहते हैं, याद रखना। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं इसको अमलगम कह सकता हूं, सोडियम अमलगम, हाँ या ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3000 लाइव क्रॉस करने में अभी कितने? 90 बच्चे। जिंक, जिंक अमलगम बोल सकता हूं, ये तो जिंक अमलगम है। क्या मैं इसको सोडियम अमलगम बोल सकता हूं? बिल्कुल। मरकरी जब किसी धातु के साथ जुड़ती है तो उसको कहा जाता है अमलगम। ठीक, 2 सेल आपके क्लियर हुए हैं। आओ जरा तीसरे द्वितीयक सेल के ऊपर काम करते हैं। द्वितीयक सेल लेड संचयक सेल, यानी कि इसकी परिभाषा और इसकी पूरी डिटेल 2 नंबर में पूछी गई है हर एक बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक प्रकार का क्या है? द्वितीयक सेल है।
मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत है और ये घर की बैटरी इसको बोला जाता है। घर की बैटरी बताओ किस किसके पास ये वाली बैटरी है जिसको आप इन्वर्टर बैटरी कहते हैं? कितनी इन्वर्टर बैटरी है? नहीं है जी, इन्वर्टर बैटरी। ओके 2954 बच्चे लाइव हैं बस। ओह माय गॉड, संडे की ये हालत है जी। सोचिएगा और आरडब्ल्यू टॉपर्स के बारे में सोचिएगा। आरडब्ल्यू टॉपर्स 2 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे जिनको भाई बेहतरीन सी इस बार और बेहतरीन सी तगड़ी सी बाइक और बेहतरीन से स्कूटी जो दीदी से और ज्यादा अच्छे एडवांस में, और डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स का इंतजार रहेगा सभी बच्चे। ठीक है ओके, कन्नौज के बच्चे कमेंट करके जरूर बताना जो कन्नौज कानपुर के एरिया के आसपास के हैं, आपसे जल्दी मिलने वाले हैं। चलो भैया, डिटेक्ट सेल में क्या क्या लगता है? तो घर की बैटरी जो होती है, तो घर की बैटरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें दो दो खुंटी सी होती है, दो टर्मिनल होते हैं, प्लस वाला एक माइनस वाला जी। 9 बच्चे और रह गए, ओ गायब हो गए। चलो ठीक है, मत देखो भाई। एनोड, एनोड कौन सा हो गया भैया? लेड। जो पीवी है, जो लेड पीवी, ठीक है से जो आपकी घर की बैटरी होती है ये वाली, ये जो घर की बैटरी है, आप इसको जब ध्यान से देखोगे तो उसके पास एक प्लस होता है एक माइनस होता है। एक प्लस है, एक इस तरफ माइनस होता है, देखा होगा आपने। एक प्लस वाला और एक माइनस वाला हिस्सा होता है। ये जो प्लस वाला हिस्सा होता है हमने इसको लेड से बनाया है, माइनस वाले हिस्से को हमने किससे बनाया है? लेड डाइऑक्साइड से बनाया है, यानी कि PbO2 से बनाया है। PbO2 से बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर जो तेजाब भरा होता है वो 38% का H2SO4 यानी कि विद्युत अपघट्य भरा जाता है। कहते हैं तेजाब भर दिए, तेजाब भर दिए, तेजाब भर दिए। भाई तेजाब नहीं बोलते हैं, वो तो उर्दू फारसी जैसा शब्द है, हम इसको बोलते हैं अम्ल। तो ये अम्ल भर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। 38% का H2SO4 पेपर में आ चुका है कि भैया लेड स्टोरेज बैटरी में किस प्रकार का अम्ल भरा जाता है। तो H2SO4 द किंग ऑफ एसिड, द किंग ऑफ एसिड। अरे गजब दम है भैया, सरकार सब में 3000 क्रॉस कर दिए। चलो अब टिके रहना। एनोड और कैथोड, तो एनोड किसका बना होता है? लेड का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है प्यारे बच्चे? PbO2 का बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। ये मार्केट में मिल जाते हैं। 38% का इसमें H2SO4 भरा जाता है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? अब एक बात जरा ध्यान से देखना, एक बात जरा ध्यान से देखना। इसमें अगर आपने अभिक्रिया याद कर ली तो आप बिल्कुल टिप टॉप वाले बालक हो। अभिक्रिया कौन सी? जो भैया डिस्चार्ज और चार्ज के वक्त याद करी जाती है। डिस्चार्ज और चार्ज के वक्त याद करी जाती है अभिक्रिया। लो जी, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको ध्यान से देखनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा इसके अंदर क्या भरा जाता है, वो भी अभी मैं आपसे पूछूंगा। चलो बता दो फिर, हैंड टू हैंड बता दो भैया, हैंड टू हैंड बता दो। मुझे बताओ भैया, लेड स्टोरेज बैटरी का प्लस वाला हिस्सा किससे बना होता है, माइनस वाला हिस्सा किससे बना होता है? जल्दी से साथ साथ याद भी करते चलेंगे ना। लो एक साथ बताते रहे। नीट स्टूडेंट के लिए क्या गिफ्ट है वो आ जाओ, MBBS क्रैक करके देख लेंगे। तो ये प्लस वाला हिस्सा क्या है प्यारे बच्चे? प्लस वाला हिस्सा लेड, और माइनस ये जो है कैथोड, ये किससे बना होता है? PbO2। इसके अंदर कितने प्रतिशत का H2SO4 भरा होता है? ये भी बता दीजिए हैंड टू हैंड, कितने प्रतिशत का H2SO4 भरा होता है? 38% का H2SO4 इसके अंदर भरा होता है। कितना? 38% का H2SO4 भरा होता है। आइए अब अभिक्रिया करके देखते हैं। अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। मैं इसको पहले लिखकर एक एक करके दिखाता हूं, पहले मैं एक एक करके दिखाता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी ज्यादा ना हो। सबसे पहले जो अभिक्रिया होगी वो किस पर होगी? एनोड पर होगी, ठीक है। चलो जी, अब मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। एनोड पर कौन है? पीबी है। पीबी क्या लेगा? H2SO4 में से SO4 लेगा, यानी कि पीबी आएगा। ये आ गया भैया पीबी। पीबी कह रहा भैया मुझे एक काम करो, मुझे SO4 दे दो क्योंकि मैं प्लस हूं, मुझे माइनस की जरूरत है, मुझे माइनस वाला दे दो इसका। तो ये आएगा भैया लेड, और ये SO4 माइनस माइनस को ले लेगा। कहता अब मजा आ गया, मैं प्लस हूं तो मैं माइनस वाले को लूंगा। आपने देखा होगा ना प्लस पे कुछ सफेद सफेद सा जम जाता है, लोग उसको कार्बन बोलते हैं, पर वो कार्बन होता नहीं है, वो बस लोग गलत बोलते हैं, है ना। तो ये कहता है एक काम करो H2SO4 भाई तुम टूट जाओ और मुझे ना अपना माइनस दे दो। अब जैसे माइनस इसके पास आएगा, यहाँ सफेद सफेद सा कुछ जम जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेड सल्फेट। तो क्या बन जाएगा भाई? ये आगे चलकर क्या बना देगा? लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और लेड सल्फेट बना देगा। मुझे बताना कि यहाँ पे जो सफेद सफेद सा इकट्ठा हो जाता है आपके गली मोहल्ले में, उसको या दोस्त या फिर रिश्तेदार या कोई भी, उसको कार्बन बोलते हैं या लेड सल्फेट बोलते हैं? बताओ। तो कहता है यार बैटरी पे कार्बन जमा हो गया है। सर मेरे स्कूल वाले 37% बताए हैं, ऐसे तो मैं 37.8 बोल दूं। चलो अब बताओ, गली मोहल्ले को क्या बोलते हैं कि कार्बन जमा हो गया, कार्बन साफ कर दीजिए। भाई कार्बन तो इस बैटरी में दूर दूर तक नहीं होता है। तो पढ़े लिखे बच्चे क्या बोलेंगे? अब पढ़े लिखे बच्चे सब बोलेंगे सल्फेट, आप कार्बन नहीं बोलेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो पढ़े लिखे बच्चे सारे के सारे सल्फेट बोलना कि जी सल्फेट जमा हो जाता है, लेड सल्फेट। तो ये जो पीबी है ये इसमें से सल्फेट ले लेता है और क्या बना देता है? PbSO4 बना देता है, ठीक है। कार्बन मत बोलना आगे से। चलिए अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं ये कौन पकड़ेगा? ये लेड डाइऑक्साइड पकड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं ये अब कैसे पकड़ेगा? तो ये इसने क्या लिया? लेड ने सल्फेट, PbO2 कहेगा। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है? अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखना। अब PbO2 कहता है अच्छा तूने इसमें से माइनस लिए, मैं सारा का सारा ले लूंगा, मैं H प्लस भी ले लूंगा और SO4 माइनस माइनस भी ले लूंगा। चलो अब जरा देखते हैं। अब भैया कैथोड की बारी। कैथोड में आ गया PbO2। PbO2, PbO2 H प्लस, इसने कंपटीशन लगा दी, इसने कहा भाई H प्लस भी ले लूंगा मैं। चलो जी H प्लस भी ले लिया और SO4 माइनस माइनस भी ले लिया, तो ले लिया इसका भी H प्लस और ले लिया। और आगे इसने भी क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन लेकर PbSO4 और पानी, PbSO4 और पानी। अब जब आप इनको काटम कूट मचाओगे ना आपस में, तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया? अब जरा काट के दिखाता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, कट गया। अब देख लो यहाँ पर क्या बचा? Pb प्लस का PbO2, ये सब तीनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? H2SO4। ये 2 बार PbSO4 और 2 बार जल। ये वाली अभिक्रिया आपको याद करनी है, यानी कि सीधी सीधी बात है। Pb, PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 क्या बनाते हैं? लेड सल्फेट और जल बनाते हैं। ये वाली अभिक्रिया कब है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी काम कर रही है, यानी लाइट चली गई है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, डिस्चार्ज होते वक्त, होते समय बैटरी डिस्चार्ज होते समय
बैटरी डिस्चार्ज होते समय ये वाली अभिक्रिया है, यानी जब बैटरी काम कर रही है। लेड सल्फेट बोला जाता है PbSO4 को। लेड सल्फेट जिसको आप लोग कार्बन कार्बन कहकर इसका नाम बदल देते हो, तो ये हो गया Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, आगे PbSO4 प्लस का 2H2O। एक बात मुझे बताओ, जब बैटरी चार्जिंग पे लगाओगे तो क्या अभिक्रिया होगी? ये तो बैटरी डिस्चार्ज होते समय अभिक्रिया है, यानी जब बैटरी काम कर रही है, लाइट है नहीं, बैटरी से आप कूलर पंखा चला रहे हैं। जब बैटरी चार्ज करोगे यानी कि लाइट आ गई तो क्या होगा? जी बिल्कुल आ सकते हो। 10th में अगर 87 88% है तो 12th में भी खींच सकते हो, बहुत तगड़े वाला। तो हम क्या करेंगे, हम इसका नाम लिख दे रहा हूं यहीं पर, लेड सल्फेट है ये। अच्छा, अब बैटरी को हमने क्या किया है, चार्ज किया है। तो बैटरी के चार्ज होते वक्त इस अभिक्रिया को उल्टा घुमा दो, यानी कि बैटरी चार्जिंग के समय, बैटरी चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय जब बैटरी को चार्ज किया जाएगा, आप में से कोई बच्चा अपनी बैटरी को कहीं और चार्ज करवाने ले गया है कभी, कमेंट करके बताना। तो इस अभिक्रिया को क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि 2PbSO4। अब यही अभिक्रिया चलती रहती है, इसी वजह से आपकी बैटरी सालों साल चलती है। पहले ऐसे अभिक्रिया होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे अभिक्रिया होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे अभिक्रिया होती है, फिर ऐसे होती है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। बैटरी डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज हुई, डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज हो गई, फिर डिस्चार्ज हुई, फिर चार्ज हुई। इसी वजह से इसको सिंटेक्स सेल कहते हैं, चार्जिंग वाला बैटरी। तो 2PbSO4 प्लस का 2H2O, आगे लेड दोबारा से बन गया, PbO2 फिर से मिल गया, और H2SO4 फिर से मिल गया। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं या फिर रहने दूं? जल्दी से बताओ। मे आई आस्क समथिंग टू यू? क्या मैं पूछ सकता हूं यार? मुझे एक बात बताओ, चलो मान लो मुझे नहीं पता कुछ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बैटरी में बार बार पानी क्यों डालते हैं? 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, कमेंट करके बताओ। बैटरी में पानी क्यों डालते हैं? और गर्म पानी भी नहीं डालते, ना ही नल से खींच के दे देते हैं, बैटरी का पानी मिलता है दुकानों पे 50-50 रुपए उसका। कौन सा पानी डाल सकते हैं और पानी डालते क्यों है? मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, ठीक है? मैं थोड़ी देर में इसका जवाब फिर से देखना चाहूंगा। वो ढक्कन लगे होते हैं ऊपर, जो ऐसे ढक्कन खोलते हैं, लोग पानी डाल देते हैं। पिताजी ज्यादा कहते हैं, अरे बोलू पानी नहीं डाले क्या? अरे पानी डालना होता है, इसमें तो पहले से आता है पानी। तो बच्चे लोग कहते हैं सर पानी बनता तो है, काहे डाल रहे हैं? तो सोच के देखो, कोई ना कोई तो बात रही होगी। ठीक है, चलो जी, कमेंट करके बताना मुझे भैया पानी क्यों डालते हैं बैटरी में। ओके, दूसरा अब आता है नंबर 4 पे, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल एक प्रकार का कौन सा सेल है? ये द्वितीयक सेल है। ये एक प्रकार का कौन सा सेल है? ये द्वितीयक सेल है, यानी कि दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इस सेल को अगर आप अलग अलग हिस्से काट कर देखोगे तो निकल कैडमियम और उनके हाइड्रोक्साइड से बना होता है। निकल कैडमियम सेल में ना एनसीईआरटी ने भी लाइन लिख रखी है, वी विल नॉट टीच अबाउट निकल कैडमियम सेल बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। अगर आपको निकल कैडमियम सेल देखना है तो सिर्फ आप इसकी अभिक्रिया को याद कर सकते हैं, बस इतना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया निकल कैडमियम सेल की, ये कैडमियम है, ये कैडमियम है, और निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड है, बस इतनी अभिक्रिया आप याद रखनी है। निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद रखनी है। ये क्या बनेगा? कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड, डाई हाइड्रोक्साइड। चलिए बताओ, बहुत टाइम पहले कैमरे वगैरह चलते थे, अब तो कैमरे क्या होते हैं, वो चार्जिंग वाले हो जाते हैं, लगा देते हैं। पहले कैमरे में सेल पड़ते थे, फोटो खींचते थे ना, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब आप छोटे छोटे रहोगे। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंच बता दोगे इसको लेना। चलो जी, अब प्रैक्टिकल का मंच तैयार करते हैं। तो एक बात जरा सोच देखो, ये जब फोटो खींचते थे, फ्लैश पड़ता था तो क्या करते थे, थोड़ी देर जाते थे, फिर सेल बदलते थे, फिर खींचते थे। वो जो सेल इस्तेमाल किए जाते थे वो ये वाले होते थे, निकल कैडमियम सेल, महंगे पड़ते हैं। और अब इनको किसने रिप्लेस कर दिया है? इनको फोन की बैटरी ने रिप्लेस कर दिया है। अब जो कैमरे आते हैं ना, वो निकल कैडमियम सेल वाले नहीं होते, वो लिथियम आयन बैटरी वाले होते हैं। अब वो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लग में ले जाकर चार्ज कर देते हैं। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। तो जो निकल कैडमियम सेल है उसमें आपको याद नहीं करना, बस याद रखना कि निकल कैडमियम सेल होता कौन सा सेल है, तो द्वितीयक सेल है। ये अभिक्रिया आपको ध्यान से देख लेनी है। चलो, अब इसके बाद मैं आता हूं, अब इसके बाद एक सेल हम कवर करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल। आप मुझे बताना, क्या आपके फोन में एक ऐसी बैटरी होगी, क्या वो प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? कमेंट करके मुझे बताना। जी, राधा शर्मा ने आंसर दिया है कि व्हाट इज एडेड टू इन द लेड स्टोरेज बैटरी ड्यू टू द मेंटेन और द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, श्योर, इट्स गुड आंसर। एंड टू कंट्रोल द हीट ऑफ द सेल और द बैटरी ऑफ द इन द लेड स्टोरेज बैटरी टू स्टॉप और रेसिस्ट द मेल्टिंग सेक्शन ऑफ द लेड। कभी कभी ऐसा आते नहीं इंग्लिश। हाँ, तो जो मैं बता देना चाहूंगा कि जो पानी ऐड किया जाता है, पानी जो डाला जाता है, वो लेड की जो प्लेट है वो पिघल ना जाए। और दूसरी बात, H2SO4 का 38% के आसपास, कोई 25% बनाता है, कोई 30% बनाता है, वो ज्यादा खतरनाक ना हो जाए, यानी उसका पानी उड़ ना जाए बैटरी गर्म होकर। तो इसी वजह से H2SO4 को बैलेंस करने के लिए और लेड की जो प्लेट है वो गल ना जाए, उसी वजह से पानी को ऐड किया जाता है, जल को ऐड किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ईंधन सेल पर। ईंधन सेल एक ऐसा सेल है, वास्तव में अगर मैं कहूं तो इसको मैं नीचे यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा आपको। ईंधन सेल एक मिशन था, अपोलो 11 मिशन। अब देखो भाई, मैं तो नहीं गया था उस वाले मिशन में, लेकिन लोग जैसा ऑफिशियल डेटा देते हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भाई हो सकता हो कि भाई वो मिशन नासा ने अलग तरीके से कर दिया हो, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में इस सेल का नाम आता है। ईंधन सेल क्या होते हैं? ये ईंधन की ऊर्जा को, ईंधन की ऊर्जा से क्या बना देते हैं? ईंधन की ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं जैसे जनरेटर बनाता है ना, डीजल पेट्रोल से लाइट बनाता है, ऐसे। और इसमें जो मुख्य रूप से कौन सा ईंधन सेल? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल मुख्य है, ईंधन सेल मुख्य है, ठीक। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम क्या बनेंगे? एक सेल बनेंगे, इससे हम ऊर्जा बनेंगे। ईंधन सेल को लोगों ने क्यों लेना पसंद किया? सबसे पहली बात, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ईंधन सेल को लोगों ने लेना पसंद क्यों किया? चलो, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं। बहुत सारी खास बातें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। देखो, एक बात मुझे बताओ, आप मान लीजिए कहीं शादी समारोह हो रहा है, कहीं शादी समारोह चल रही है और वहां पर लाइट की कमी है, तो बताओ आप क्या मंगवाते हैं? जी, ओके, बताओ 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 जल्दी से। शादी समारोह कहीं होती है तो जनरेटर वगैरह मंगाते हैं, बड़ा टक 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 आवाज करता रहता हो।
है ना, ऐसे उसको हैंडल घुमाते हैं, उसमें डीजल डालते हैं और फिर सब जगह लाइट आती है। आजकल वही चलता है ज्यादातर, पहले भी चलता था। अब कोई अमीर बच्चे होंगे तो शायद कुछ और मंगवा लेते होंगे। तो भाई एक बात बताओ, ये तो चलो शादी समारोह डीजे बजता है, खूब नाच गाना होता है, लेकिन लेकिन अगर कहीं पर कोई लोग पढ़ाई वाले काम कर रहे हैं, पता पड़ी कान के साइड में जनरेटर चल रहा है, पढ़ाई ना हो रही है, जनरेटर की बहुत तेज आवाज आती है। जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर बड़ा वाला डायनामो जिसको बोलते हैं, बहुत आवाज करता है, धक 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 धक, बहुत तेज, डीजे से ज्यादा तो उस पे लोग डांस करते हैं। दूसरी बात, बहुत भारी होता है, उसको उसको उठाने ले जाने में ही कम से कम 5 लोग चाहिए। ओके, जनरेटर पोल्यूशन बहुत फैलाता है, उसके साइड में कोई बैठ गया तो पूरा का पूरा मेकअप बर्बाद कर देगा। तभी लड़कियां जनरेटर से दूर रहती हैं, किसी को नहीं देखोगे जनरेटर के पास कोई बैठी हुई लड़की मिल जाए तो। कभी ऐसा हो तो बताना। जनरेटर के पास मिलेंगे सारे के सारे हम जैसे लड़के, जिन्हें डीजे से मतलब नहीं है, जिनको जनरेटर की आवाज ही अच्छी लगती है। पोल्यूशन फैलाता है, सामने खड़े हो गए पूरा मेकअप खराब कर देगा। लड़के लोग मेकअप करती नहीं, उन्हें मेकअप से मतलब ही नहीं है। उन्होंने गलती से कोई क्रीम लगा दी तो सामने वालों ने मार देगा, क्रीम लगा रहा है, समझ गया, बाबू सोना वाली बातें चल रही हैं। उनको ऐसे करते हैं, हम गलती से क्रीम लगा लेना तो सामने वाला मार देगा हमें। हम लड़कियां तो भैया आते हैं भाई, सारे मेकअप से कपड़े, मैं ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, मेकअप से करो, सौंदर्य होना चाहिए। तो लड़कियों को जनरेटर के पास क्यों नहीं देखते? जनरेटर के पास इसलिए नहीं देखते, जनरेटर भाई धुआं बहुत छोड़ता है, डीजल वीजल छोड़ेगा ना कहीं, पता पड़ी जो व्हाइट पुट्टी है वो ब्लैक पुट्टी हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जनरेटर भी गर्म होता है तो उसमें खुद पानी डाला जाता है, लेकिन इसमें ये सारी चीज ईंधन सेल में सब कुछ अपोजिट है। ईंधन सेल बना ही उन लोगों के लिए जो जनरेटर नहीं चाहते, जो लोग जनरेटर नहीं चाहते, ईंधन सेल उन लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखते हैं भाई, अब जरा देखते हैं। सबसे पहली बात है, ईंधन सेल जो बनता है वो बहुत हल्का होता है, एक छोटा बच्चा उसको उठा के ले जाएगा। ईंधन सेल होता बहुत हल्का है, उसको छोटा बच्चा उठा के ले जाए। दूसरा, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। जनरेटर की अगर मैं पावर की बात करूं तो 40% के आसपास की होती है, यानी कि जितना पेट्रोल या डीजल डालोगे उसका सिर्फ 40% हिस्सा ही बिजली बनाता है। लेकिन जो ईंधन सेल है वो 70% तक बिजली बना देता है, बाकी 30% वेस्ट हो जाता है, 70% तक बिजली बनाएगा। ये प्रदूषण रहित है, यानी कि पोल्यूशन नहीं फैलाता है। और अच्छी बात क्या है, ये बिजली के साथ साथ पानी भी बनाता है, पानी भी बनाता है। तो सोच के देखो, इस सेल का इस्तेमाल कौन नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात है कि जो ईंधन सेल है इसका इस्तेमाल किया गया था अपोलो 11 मिशन में, जैसा कि ऑफिशियल लिखित है। तो अपोलो 11 मिशन में इस वाले सेल का इस्तेमाल किया गया था, अपोलो 11 मिशन, ये चंद्र मिशन था नासा का, ठीक है, चंद्रमा का मिशन था, इसमें इसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अंतरिक्ष में भाई बहुत भारी मशीन ले जाना अच्छा नहीं रहता, पोल्यूशन फैलेगा तो वो दिक्कत करेगा, और अंतरिक्ष में जल की भी जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका बहुत अच्छा रोल हुआ। ये बनता कैसे है, फिर इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, तो इसको बनाना बड़ा आसान है। इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए देखो, लो जी, इसको बनाने के लिए एक चाहिए बर्तन। बर्तन का मतलब आप किसी भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर लगाई जाती है कार्बन की छड़ें, ऐसे कार्बन की रॉड लगा दी जाती है। ये लगा दिया, ये लगा दिया, और ये लगा दिया, ठीक है। लो जी, क्या लगा दी भाई, कार्बन की छड़ें लगा दी। क्या लगा दी भाई, कार्बन की छड़ें लगा दी। लो जी, लगा दी भाई, ये कार्बन की छड़ें लगा दी, इनमें लगा दी तार। एक तरफ प्लस वाला सिस्टम बना दो, एक तरफ माइनस वाला सिस्टम बना दो, ठीक है। ये पेपर में आया है नामांकित चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे करते चले जाइए, ठीक है। एक तरफ से मैं एक गैस लगाऊंगा और दूसरी तरफ से मैं दूसरी गैस लगाऊंगा, और यहां से मैं खूब भर भर के पानी निकाल के लगाऊंगा। चलो जी, अब जरा देख ले, अब जरा देख ले, ये है भैया यहां से एक हिस्सा, यहां से दूसरा हिस्सा, और यहां से जल निकालने की व्यवस्था। बीच में हम क्या ले लेते हैं, बीच में हम भर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, KOH का विलयन, यानी थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, एक विलयन बना दो। बीच में थोड़ा सा हम भर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है जी। जो किसी तरह काम करता है, विद्युत भट्टी की तरह काम करता है। जिस तरफ आपने प्लस लगाया है, जिस तरफ आपने प्लस का तार दिखाया है, उस तरफ से आप कौन सी गैस डालोगे, ऑक्सीजन गैस डालोगे। उस तरफ से कौन सी गैस डालेंगे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन गैस डालेंगे। जिस तरफ ने आपने माइनस का हिस्सा लगाया है उस तरफ आप हाइड्रोजन गैस डालेंगे। क्यों, हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस की तरफ जाती है। ऑक्सीजन गैस कुछ नेगेटिव बोलते हैं लोग, तो ये प्लस की तरफ जाती है। तो एनोड और कैथोड दोनों आपको पता चल गए। चलो, तो यहां से ऑक्सीजन गैस और इस तरफ से हाइड्रोजन गैस डालोगे, तो कुछ देर बाद बहुत सारा जो जल है वो आपको यहां से मिलता हुआ नजर आएगा, और यहां पर आप अपना कोई भी उपकरण लगा दो तो उसमें लाइट आपको दिखाई देगी। अच्छा, अब इसकी अभिक्रिया आपको कैसे लिखनी है, इसकी अभिक्रिया आपको कैसे लिखनी है, तो ये अभिक्रिया पर हम काम करते हैं, यानी ईंधन सेल की अभिक्रिया। सबसे पहले हम किसका अभिक्रिया लेंगे, सबसे पहले नंबर 1 हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका OH- लेगा 4 बार, हाइड्रोजन गैस इसका OH- लेगा और क्या बनाएगा, जल H2O, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन मैं इसको सही कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ऑक्सीजन इसी जल को और इन 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। जरा आप मुझे बताना, क्या आप इस अभिक्रिया को पूरा एक साथ लिख सकते हो। ये देखो, 2 हाइड्रोजन 4 OH- को लेकर जल बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऑक्सीजन इसी को ही लेकर, जल और इलेक्ट्रॉन को लेकर 4 OH- बनाती है। एक दूसरे से काट कूट कर मुझे दिखा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया बनकर आएगी, काट के बताइए जल्दी से अगर तुमने क्लास 12 जी। RW डायरीज क्या करे बेटा, हमारी मेहनत को, ठीक है, देख लेंगे बेटा। चलो बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन OH- को लेकर जल बनाता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। यही ऑक्सीजन इस जल को और इलेक्ट्रॉन को लेकर OH- बनाता है। अब जिससे जो कट सकता है वो काटिए, और एक पूरी की पूरी अभिक्रिया मुझे बताइए क्या क्या बचेगा। तो अगर मैं काट के दिखाता हूं, तो क्या क्या कटेगा भैया। तो देखो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कटेगा, 4 OH- से 4 OH- कटेगा, और यहां पर जो ये 2H2O की जगह आप देख रहे हो, ये मिलेगा आपको 4H2O। ये क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, 4H2O। ये 4H2O कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आपका जो जल है ज्यादा मिलना चाहिए। ये 2H2O की जगह पर 4H2O है। अब काटिए, तो 2H2O, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 2H2O। तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा 2 बार हाइड्रोजन, 1 बार ऑक्सीजन, और 2 बार जल। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये है आपका कौन सा, ईंधन सेल। आपको इतना ही करना है। अगर आप देखोगे ना, तो 1 लाइन ये रही, 2 लाइन ये रही, 4 लाइन ये रही, 4 लाइन ये रही, और एक पूरा पेज, 1.5 पेज का पूरा एक स्लाइड पर ही मैंने आपको दे दिया है। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर है जी सरकार। अब मैं किस पर आता हूं, अब मैं आता हूं आपके टन
टॉपर्स 2027 2.0 बैच प्यारे बच्चों आपका अवेलेबल है। लॉन्च कोई डब्बा मिल नहीं पाया था, इसमें आप देख नहीं पाओगे कि गैस निकल रही है निकल रही है, इसमें आप देख पाओगे कि गैस निकल रही है नहीं निकल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वास्तव में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जी ओके ठीक, तो अब मैं इस वाले डब्बे के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा। सर हाइड्रोजन गैस तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है, धमाका हो जाता है, होता है, मैं कम मना कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस का तो बहुत तगड़ा धमाका होता है। अगर हाइड्रोजन गैस चेक करनी होती है तो पहली बात तो घर पे करना नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से काम करेंगे। जब ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस होती है तो जब आप उस पर आग ले जाके देखते हो तो आग बूम करती है ऐसे, यानी कि आग जो होती है वो ब्लास्टिंग में आती है, धमाके के साथ फटती है। ओके, तो एक ऐसे खाली जुगाड़ कर देता हूँ। कभी आपने देखा कि बैटरी के हिस्से पर दो चीजें होती हैं, प्लस होता है एक माइनस होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल में जो भी माइनस वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये हाइड्रोजन गैस के लिए काम करता है। अगर ऐसा कोई मैं सेल बना दूं कि माइनस पर हाइड्रोजन गैस निकले तो मैं इसका उल्टा वाला सेल बनाकर दे सकता हूं, जिसको मैं विद्युत अपघटन सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहूंगा। बनाना कैसे आप घर पे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा भाई ध्यान से, है ना, ऐसे मत कर देना कि भाई हमारा छप्पर उड़ गया, हमारी छत उड़ गई, ठीक है। हो सकता है कि ये यूट्यूब भी डिलीट कर दे इस तरीके की वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है, अब इसका देखो ढक्कन हमारे स्टीमर से गायब कर दी है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें मैं थोड़ा भाई जुगाड़ कर लूं, है ना, थोड़ा सा चीजें हाथ से उठा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम ये थोड़ा सा लगा लें, क्या पता भाई हाथ जल जाए, हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी की बोतल ली और इस पानी की बोतल को मैं साथ साथ बताता रहूंगा। ये टॉफी वाला डब्बा है, बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि यही मिल सकता है आपको तो कांच का एक बहुत बड़ा वो, तो इसमें मैंने क्या कर लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। तो ज्यादा आधा थोड़ा तक मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, लो जी, मैंने इसका पानी इसमें भर दिया। चलो जी, और कभी भी आपको कोई सेल या बैटरी इस्तेमाल करनी होती है, जैसे मैं 9 वोल्ट की बैटरी मैंने ले ली है, ये 9 वोल्ट की बैटरी, ये सेल बैटरी जो मार्केट में बिकती है तो उसको व्यापारिक सेल कहते हैं, ठीक। ये रहा। अब देखो इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, हर एक बैटरी हर एक सेल में प्लस माइनस होता है। तो अगर एक बैटरी में प्लस माइनस है तो इसका जो प्लस वाला हिस्सा है, ये वाला, ये प्लस वाला हिस्सा इधर वाला, और ये माइनस वाला है। तो जो प्लस वाला हिस्सा जो होता है ना, वो पानी के अंदर से क्या निकालने की कोशिश करेगा। पानी में दो हिस्से होते हैं, अगर आप जल लेते हो तो जल में से आप हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो और जल में से आप ऑक्सीजन गैस निकाल सकते हो। अब पानी के अंदर से अगर मुझे हाइड्रोजन गैस निकालनी होगी तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, बैटरी का। तो जब मैं बैटरी का इस्तेमाल करूंगा तो इसके जो माइनस वाले हिस्से पर है कौन सी गैस निकलने की कोशिश करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं इसमें पानी के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो पानी कहेगा भाई देख लो मैं आसानी से टूटने वाला नहीं हूं, मुझे कुछ ऐसा दो कि प्लस माइनस मेरे अंदर पहले मिल जाए तो मैं जब जाकर टूटूंगा। तो पानी को प्लस माइनस अलग से देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी को अलग से प्लस माइनस देने के लिए मैं लेकर आया हूं यहां पर नमक। अब पानी में प्लस माइनस, अब पानी में प्लस माइनस अगर मैं आपको देना चाहूंगा तो नमक मेरे पास अच्छा विकल्प है, दैट इज द सॉल्ट। क्यों, जब मैं नमक NaCl पानी में डालता हूं तो Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, दैट कैन इनहेंस द डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर, जल को तोड़ने में ये आसान करेगा और खुद भी नए नए प्रोडक्ट बनाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इस पानी में मैंने ये नमक डाल दिया, ठीक है। पानी में मैंने नमक डाल दिया, नमक आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसको पेन ही सही बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया भाई। बताओ नमक पानी के अंदर क्यों आसानी से घुल जाता है, कौन बच्चा बताएगा। नमक पानी के अंदर आसानी से क्यों घुल जाता है, जल्दी से बताएंगे ऐसा क्यों होता है। चलो भाई, इसको मैंने कर दिया डिसॉल्व। अब देखना सारी कहानी अब के बाद से है, सारी कहानी अब के बाद से ही होगी। घुल जा सिम सिम, क्या होता है घुल जा सिम सिम, ठीक। ओके ओके ओके, ठीक। देखिए ये पानी के अंदर नमक मैंने घोल दिया, दिख रहा है। चलो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके अंदर अब इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम बनाऊंगा, यानी कि ये इस वाले सेल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने जब इसके अंदर डाला तो आपको कोई बुलबुले दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, कोई गैस निकलती नजर आ रही है, आ तो रही होगी, पास से देखो, ये आ रही है कोई गैस निकलते हुए, हल्की हल्की सी, ध्यान से देखो। चलो और देखता हूँ, अब देखना गैस नजर आई निकलते हुए, ठीक। ओके, जा जल्दी से देखो ध्यान से, क्या इसमें आपको कोई गैस नजर आ रही है, क्या आपको कोई गैस नजर आई, आ रही है, क्वांटिटी बढ़ा लें। लो जी, मैं 1-2 सेल का और इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैटरी का कोई नहीं, खर्चा होने दो। और ये मैंने, अब देखो इसका कलर कैसा होता जा रहा है, ये गैस लगातार इसके अंदर से निकल रही है और देखो ये, और इसका धीरे 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 कलर बदल रहा है। इसका मतलब मैंने इसके अंदर क्लोरीन गैस भी बना दी है क्लोरीन गैस भी इसके अंदर बन गई है। ये वाला जो सेल सिस्टम बनाया है इसको मैं कहता हूं विद्युत अपघटनी सेल। ये जो पीला रंग का कलर हो गया, देखो ये गैस निकल रही है इसके अंदर, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये गैस निकल रही है इसके अंदर से। तो इसके अंदर से 2 गैस निकल रही है, अब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और क्या बन रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैंने इसके अंदर क्षार भी बना दिया है। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइटर लगाऊं तो क्लोरीन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन इसमें धमाका कर देगा। कहानी समझ में आ गई। अब ये लगातार तब तक बनती रहेगी, ये गैस तब तक बनती रहेगी जब तक इस सेल की पावर रहेगी। सेल अपना पूरा वोल्टेज दिखा देगा इस पूरी गैस को निकालने में, ठीक है। दिख रहा है क्लियर सभी बच्चों को। तो ये आपको गैस 2 बताई है और इसका कलर भी मैंने चेंज कर दिया। इस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों का। तो क्लोरीन गैस थोड़ी खतरनाक होती है सूंघने वगैरह में। तो आपने आज 2 गैस देखी और कलर भी चेंज होते हुए देखा कि किस तरीके से इनको कनेक्ट करा जाता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ी देर बाद इसी को ही थोड़ा सा फायर में कैच करवा दूं। चलो जी, तो ये फेराडे की कहानी थी, फेराडे बता रहा था कि कितनी कितनी गैस निकलेगी, कैसे कैसे निकलेगी, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब हम किस पर आते हैं, गैल्वेनिक सेल के बाद हम पढ़ेंगे किस पर, लो
गैल्वेनिक सेल हाजिर हो। लो जी बॉस, क्या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आता है? क्या गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आता है? ओके, चलो। तो देखो भाई, इसमें से तो लगातार ही गैस निकल रही है भाई, पूरी की पूरी गैस, क्लोरीन गैस और कास्टिक सोडा की वजह से इसका रंग बदल गया। इसको हम पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं, अभी मेरे पास और सेल हैं दूसरा प्रैक्टिकल करने के लिए, इसको हम रख देते हैं, निकलने दो गैस जहां तक निकल रही है, ठीक है। चलो, अब मैं किस पर आता हूं? गैल्वेनिक सेल पर आता हूं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल किसी भी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं भैया, गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? किसी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा को किस में भैया? वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा, ठीक। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देगा। लो, तो हम आते हैं गैल्वेनिक सेल पर। बताओ, जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करने पर गैल्वेनिक सेल का नाम क्या हो जाता है? जिंक और कॉपर का इस्तेमाल करने पर गैल्वेनिक सेल का नाम क्या हो जाता है? जल्दी से बताएंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, यानी कि बिजली बनाने का सिस्टम। आलू टमाटर से लोग बिजली बनाते हैं ना, वही वाला, ठीक है। हाँ, अगली बार मैं ट्राई करके देखूंगा कि आग कितने स्पेशल केस में लग पाती है, क्योंकि स्टूडियो के अंदर आग लगाने का मतलब थोड़ा सा हमें पूरा सेफ्टी वगैरह लेकर काम करना पड़ता है। चलो भाई, बनता कैसे है गैल्वेनिक सेल, और इस गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया कैसे कैसी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर लगती हैं? तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको प्यारे बच्चे चाहिए, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बीकर, ऐसे वाले, ऐसे 2 बर्तन ले लो, प्लास्टिक के चल जाएंगे, एक बीकर ऐसे, एक बीकर ऐसे। तो आपको चाहिए इसके लिए 2 बर्तन चाहिए, जिसको हम बीकर बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। चलो, एक में डाल देते हैं 1 विलियन, आप जिंक सल्फेट ले लीजिए, दूसरे में दूसरा विलियन डाल देते हैं कॉपर सल्फेट ले लीजिए। तो एक वाले में मैंने डाल दिया जिंक सल्फेट और एक में मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट, 2 बर्तन ले लिए, ठीक है भाई। 2 बर्तन लेने के बाद एक में मैंने डाल दिया है जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, और एक में मैंने ले लिया है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट ले लिया है, कॉपर सल्फेट ले लिया है, ठीक है। अभी मंगवाऊंगा तार और बल्ब, और उसमें एक सिस्टम बनाकर देखूंगा कहां पे कितनी चिंगारी निकल सकती है। चलो, अब क्या होगा? जिसमें आपने जिंक सल्फेट लिया है उसके अंदर आपको जिंक की रॉड लगानी पड़ेगी, यानी कि जिंक की धातु लगानी पड़ेगी, और जिसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट लिया है उसके अंदर आपको कॉपर की धातु लगानी पड़ेगी, ऐसे। यानी कि जो विलियन है उसी की ही धातु की क्षण ले लो, जो विलियन आपके पास है उसी की ही धातु की क्षण ले लो। यानी कि अगर आपने भैया जिंक लिया है तो आप यहां पर जिंक की रॉड लगा दो, आपने अगर यहां पर कॉपर लिया है, कॉपर सल्फेट, तो यहां पर कॉपर की रॉड लगा दो। रॉड लगा दी भैया, रॉड लगा दीजिए, लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये तो यहां तक हमारा कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है? अब जिंक से, जिंक धातु से कॉपर की धातु लगा दो, तार के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करा दो, मीटर लगा दो, और इस विलियन से लेकर इस विलियन को जोड़ने के लिए यहां पर एक पाइप लगा दो, जिसको क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, यानी कि लवण सेतु कहते हैं। एक पाइप लगा देते हैं जिसके अंदर लवण भरा होता है। आप इसके अंदर KCl भर सकते हो, NH4Cl भर सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट भर सकते हो, बहुत चीज आप डाल सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट का विलियन भर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसको हम लवण सेतु यानी कि प्यारे बच्चे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं इसको, ठीक है। बन गया गैल्वेनिक सेल। इतनी सी कहानी है, बताओ कर पाओगे नहीं? लवण सेतु इलेक्ट्रॉन को और बाकी चीजों को बैलेंस करता है। चलो, यहां तक की कहानी लो, बन गया। इसका आता है नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर, जिंक सल्फेट में जिंक, तो ये कौन सी धातु है? जिंक वाली है। ये कौन सी धातु है? कॉपर वाली है, ठीक है। इसमें जो जिंक वाली तरफ होता है इसको कहते हैं एनोड, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को निकालने में एक्सपर्ट है। जिंक जहां जाए एनोड, और ये वाला कॉपर ये क्या होता है? कैथोड होता है। और इसमें जो कैथोड होता है ये होता है प्लस। इसमें उल्टा हिसाब है, एनोड माइनस और कैथोड क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो यह सेल रासायनिक ऊर्जा को यानी कि इसके केमिकल को बिजली बनाने में खर्च करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ से इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाएगा? जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, और जो विद्युत धारा होगी वो इसकी दूसरी दिशा में बहेगी, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ विद्युत धारा दूसरी दिशा में। इस मीटर का नाम है गैल्वेनोमीटर, इस मीटर का नाम है गैल्वेनोमीटर। आप चाहो तो दूसरा मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के नाम पर ही है। अब इसकी अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें अभिक्रिया बहुत आसान है, तो मैं यहाँ पर सेल अभिक्रिया की बात करूंगा, सेल अभिक्रिया की बात करूंगा। अभिक्रिया इसकी बहुत ज्यादा आसान होती है। चलो भैया अभिक्रिया देखते हैं। अभिक्रिया तो कैसे काम करेगा? पहले जिंक आएगा, एनोड पर कौन काम करेगा? जिंक, और कैथोड पे कौन काम करेगा? कॉपर सल्फेट। लो जी भैया ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले भैया आएगा जिंक, जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर जिंक 2+ बनाएगा, जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या बनाएगा? जिंक 2+ बनाएगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ ले लेता है, ये वाला,
कॉपर 2+, यही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ ले लेता है और खुद क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। जब आप इस अभिक्रिया को एक साथ लिखोगे तो जिससे जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ मिलेगा जिंक प्लस का कॉपर 2+, आगे जिंक 2+ और प्लस का कॉपर, इसको कहते हैं सेल अभिक्रिया। और फिर इसके बाद एक आता है सेल संकेत। सेल संकेत में आपको बहुत आसानी से काम करवाना है। एनोड एनोड वाले एक तरफ लिख लो, यानी जिंक जिंक वाले एक तरफ लिख लो, जिंक से लेकर जिंक 2+ एक तरफ लिख लो, बीच में लगा दो भैया लवण सेतु, फिर कॉपर कॉपर वाले कैथोड वाले, कॉपर 2+ से क्या बनाया, कॉपर बनाया। ये आपका क्या होता है, सेल संकेत होता है। दोनों में कितना अंतर है, अभिक्रिया में तीर का निशान होता है, सेल संकेत में लवण सेतु होता है 2 लाइन वाला। पहले एनोड एनोड वाला ले लो, जिंक जिंक 2+ वाले ले लो, ये वाला हिस्सा, फिर कैथोड कैथोड वाला ले लो, कॉपर 2+ से कॉपर। तो इसको क्या कहते हैं, सेल संकेत कहते हैं। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये क्या होता है, सेल संकेत होता है। यानी कि अभिक्रिया में पहले एनोड ले लो फिर कैथोड लिख दो, उसको हम सेल संकेत के नाम से जानते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है जी, बहुत बढ़िया। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ। तो यहां अब हम समझते हैं कौन सा, अब हम समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है जी, चलो अब आता है कौन सा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो बिल्कुल ज्यादा मेन है, पेपर में आने वाले हैं, हम उसको कवर करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर हम करेंगे बाकी के काम। चलो बताओ, आप बताओ मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन बच्चा बताएगा, विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। देख लो रंग धीरे धीरे और बदल गया और ऊपर ये चीज इकट्ठा हो गई। वोल्ट, विभव को हम किससे दिखाते हैं, वोल्ट। बताओ सेल में कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रोड है, मानक का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, तो आपका सांद्रता। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप किसी भी सेल के आधे हिस्से में कोई काम करा रहे हो तो उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि वोल्ट कहते हैं। इतना तो क्लियर है, ठीक। सभी बच्चे जवाब देना, इसको E0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिनमें से एक तो परिभाषा यह है, अगर सेल के आधे हिस्से में 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उस हिस्से में प्लस माइनस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल लेयर चार्ज, द्विपर्ती आवेश। और उनके बीच में जो विभवांतर होता है उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये जनरल टीचर्स का कंसर्न होता है कि जी ये हम तो ये परिभाषा देंगे। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या मैं इस परिभाषा को सिंपल नहीं कर सकता, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 बार प्रेशर पर किसी सेल के आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहा होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको कहते हैं ना, जो बस रट्टा मारकर बैठे हुए लोग होंगे वो ये सोचेंगे अरे देखो गलत करवा दिया, किताब में तो ऐसा छपा हुआ ही नहीं है। तो भाई इलेक्ट्रॉन काम कब करेगा, जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तभी तो प्लस और माइनस बनेगा, उनके बीच का जो अंतर आवेश होगा उसी को हम विभव बोलते हैं। तो आप या तो रट्टा सिस्टम देख लो या फिर भाई पूरा कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट यही है कि अगर मैं किसी एक पत्थर को पूरा फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ढकेल दूं तो मैंने काम किया है या नहीं किया है, बिल्कुल किया है। अब उसको लोग पता है क्या से रट्टा देकर कैसे बुलवाते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इसका शुरू से लेकर अंत तक बीच में अंतर देखो कि अंतर में इसने कितना अंतर, कितना विभव, कितना वोल्ट, कितना जूल एनर्जी खपत करी है, उसको कार्य बोलेंगे। भाई दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन इस तरीकों को आप झुठला थोड़ी ना सकते हैं कि भाई मैंने पत्थर को धक्का मार के एक जगह पहुंचा दिया तो मैंने काम किया। लोग हमेशा रट्टा की तरफ पहुंच जाते हैं। इसी को मैं थोड़ा दोनों तरफ से क्लियर कर दूं। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप वह 1 बार या 180 हम ले सकते हैं दाब पर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य। और कार्य कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब ये पहुंचेगा, इसी को हम विभवांतर बोल देते हैं। जब हमें जगह पता होती है ना तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बोलते हैं। जब हमें जगह नहीं पता होती तो हम उसको इन्फिनिटी से ले लेते हैं। किया गया कार्य विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसको लोग ऐसा समझ ले कि ये हमारे पास एक बीकर है, यहां पर हमने एक रॉड लगा दी इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा तो धातु पर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और विलयन के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब गया है तभी तो प्लस माइनस बना है। इसी को लोग कहते हैं डबल लेयर चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। विभवांतर जो भी बनेगा उसको इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और ये हर एक कोई कर सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ माइनस ही करे, प्लस भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको अब इस विलयन का कलर दिखा दूं, कैसा कलर हो गया। अब बताओ, क्या मैं आपको सिविलियन का कलर दिखा दूं, समझ रहे हो, धीरे धीरे कलर बदल रहे हैं। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को
फिर हम क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे। विभव को ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित किया जाता है, ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ई नॉट इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से, सेल में कौन कौन से होते हैं जी? तो ई नॉट इलेक्ट्रोड, एक होता है प्यारे बच्चे ई नॉट एनोड, इसका वोल्ट हमेशा कम होगा, मैं इसके बारे में डिटेल लिख दूंगा। एक तो ई नॉट एनोड, और एक कौन सा होगा प्यारे बच्चे, ई नॉट कैथोड। सभी साथी ध्यान रखेंगे, ई नॉट कैथोड, ठीक है। और जो इंसान आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकल करके दे रहा है उसकी तो सुन लो, क्योंकि वो तो रट्टा लेकर बैठा नहीं होगा, वो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस सामने सामने निकाल कर दिखाएगा नहीं। तो सीधी बात है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं, आप मशीन को समझिए। आप अगर उन चीजों को समझ लेते हैं तो वास्तव में आप सोच देखिए, आगे चलकर जो दुनिया है वो एनर्जी के ऊपर टिकी होगी। आगे चलकर आप बीटेक करोगे, आगे चलकर आप बहुत सारी चीजें समझोगे, आप आगे चलकर जितनी भी कैटेगरी को समझोगे तो आप बहुत आसान तरीके से मशीन को समझ सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं, फिर उसको और ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। रट्टा वालों की जॉब नहीं लगती, जॉब लगती है उनकी जो समझकर काम करते हैं, समझकर काम करिए। ई नॉट एनोड का जो हिस्सा है और जो ई नॉट कैथोड का हिस्सा है, इसमें जो वोल्ट है अलग अलग। एक तार और दे दो मुझे, हाँ चलो कहीं से मिल जाता, बोल दो क्या है। ओके, तो आज एक और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हम भी देखते हैं फैराडे ने क्या क्या किया। जो फैराडे ने जो किया छोटा मोटा तो हम भी कर सकते हैं चलो, अब ई नॉट एनोड क्या है भाई? ई नॉट एनोड का जो वोल्ट होगा, वोल्ट का मतलब विभव जो होगा, और जो ई नॉट कैथोड का वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्ट से दर्शाए जाते हैं कितने वोल्ट, कितना वोल्ट, कितना वोल्ट। ई नॉट एनोड का वोल्ट हमेशा कम होता है, ई नॉट एनोड का वोल्ट हमेशा क्या होता है, कम होता है। ज्यादा वो कैथोड में चला जाएगा, ठीक है। चलो जी जी, ना ना वो फिजिक्स वाले करेंगे, तो तार भैया जीप पे रख लेते हैं। वो फैराडे ने थोड़ी ना किया, फैराडे ने अपना भाई जीप पे तार थोड़ी ना लगा दिया, मेरी बस की ना भैया, मैं तो केमिकल के हिसाब से काम करूंगा। चलो, तो क्या हो गया, ये कम वोल्ट है, ये ज्यादा वोल्ट है। जिसका वोल्ट कम होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। इसका दिमाग समझ लो, जिसका दिमाग कम है ना वो पागल ज्यादा होता है, पागलपंती की हरकतें करेगा, उछल कूद करेगा, कभी छत से कूद जाएगा, कभी किसी को धक्का दे देगा, है ना। तो ये ना जहां जिसे मिलेंगे सब उसी के ऊपर टूट पड़ेंगे, हिरन है हिरन के ऊपर टूट पड़ेंगे, खरगोश है खरगोश के ऊपर टूट पड़ेंगे, मतलब परेशान करते रहते हैं दूसरों को। जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग होता है, जैसे भाई लंगूर अंगूर ऐसे हो गए, बंदर वगैरह, ठीक है, खा रहे बढ़िया फ्रूट, पेड़ पे बैठ गए, शांत है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, कभी कभार परेशान कर देना किसी को, लेकिन पूरा नहीं। अच्छा, अधिक क्रियाशील वालों को हम क्या बोलते हैं, अपचायक। अधिक क्रियाशील वालों को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अपचायक। इनकी अपचायक क्षमता अधिक होती है। कम वोल्ट वाले होते हैं ये ज्यादा वोल्ट वालों को उनके परिवार से हटाने की क्षमता रखते हैं। ये जो कम वोल्ट वाले होते हैं ये ज्यादा वोल्ट वाले को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट को बर्बाद कर देगा, कॉपर को वहां से भगा देगा, इनकी विस्थापित कर देगा। तो कम वोल्ट वाले ज्यादा वोल्ट वालों को परेशान करते हैं, उनको उनकी जगह से भगा देते हैं, ऐसे याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो भाई मजा आ जाएगा। मेरे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, ए और बी, तीन ले लेता हूं मैं, ए बी और सी। इसका वोल्ट है माइनस का 0.11, इसका वोल्ट है माइनस का 0.25, और इसका वोल्ट है प्लस का 0.35 वोल्ट। आप मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे प्रबल अपचायक यानी कि किसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है? देखते हैं कौन बच्चा बता देगा जिसको मैथ अच्छे से आती हो। अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? अपचायक क्षमता सबसे अधिक किसकी है? इन तीनों में से देखते हैं कौन बच्चा जवाब देगा। इन तीनों में से सही आंसर देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये तीन दे रखे हैं हमारे पास, ए बी सी, तीन अलग अलग धातु दे रखी हैं, जो हम वोल्ट लगाते हैं उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो ए बी और सी है, ये माइनस का 0.11, ये माइनस का 0.25, ये प्लस का 0.35 है। अपचायक क्षमता सबसे अधिक किसकी होने वाली है? तो एक बात सोच के तो मैंने देखा भाई, सबसे कम वोल्ट वाला सबसे ज्यादा बर्बाद करने की पावर रखेगा, तो सबसे कम वोल्ट इसमें से किसका है? सबसे कम वोल्ट है बी वाले का। और बच्चे पता है आधे से ज्यादा बच्चे ए बोल रहे हैं। मैं तभी तो कहता हूं कि बेसिक समझ के चलो प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ रहा हूं, इतनी छोटी बात पर अपने 1 से 2 नंबर मत कटवा देना। चाहे तो आओ पैर पकड़ लो, पैर छू लूं आपके, बताओ और बताओ क्या करूं मैं। ये सोच के देखो भैया, अगर आप इसको कम मान रहे हो ना, कम वैल्यू, तो भाई फिर तो ये रोना बैठ जाएगा। क्या भैया, माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा दिखती है उसका मान सबसे कम होता है। माइनस में जो संख्या बड़ी दिखाई देती है उसी की वैल्यू सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अभी मैं आगे पूछूंगा भैया क्वेश्चन में। चलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है जी। अब मैं किस पर आता हूं? अब मैं आता हूं सेल विभव पर। एक तो ईएमएफ और एक आपका ई नॉट सेल। चलो भैया, किसी सेल को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखकर काम कराया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखकर काम कराया जाए, सेल का जो विभव होगा, अगर किसी सेल को 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कराया जाए तो क्या होगा? मानक सेल विभव होगा। मानक सेल विभव यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस सेल का इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य क्या होता है? मानक सेल विभव होता है। इसको ई नॉट सेल से प्रदर्शित किया जाता है। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड होता है। लेकिन उसी की दूसरी जगह पर अगर मैं बात करूं, अगर आपको भाई डिग्री सेल्सियस ना पता हो तो तभी तो कोई ना कोई बात आएगी। अगर आपको डिग्री सेल्सियस ना पता हो तो, मुझे नहीं पता कि भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे मैं काम करवा रहा हूं किसी सेल को, तो अगर आप एक्स डिग्री सेल्सियस पर, मुझे नहीं पता भाई, एक्स डिग्री सेल्सियस पर अगर आपने कोई सेल ले रखा है तो उसका जो विभव होगा उसको हम सिर्फ सेल विभव कहते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको दोनों चीजें बता देना चाहूंगा। क्या आप सुन पा रहे सभी प्यारे बच्चे? एक बार जहन लेकर भेजेंगे जी। हाँ, 1-2 सेकंड तो भाई ग्लिच होता है कहीं ना कहीं, यूट्यूब अपना ऐड वगैरह सिस्टम देता है। ओके, चलो जल्दी से बताएं सभी प्यारे बच्चे, एक बार जहन लेकर भेजें। आप मुझे देख पा रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से? और सब बच्चों में दम है, जितने भी शेर बच्चे हैं ना ऐसे ही ई सेल से दिखाते हैं, इसमें नॉट नहीं आता। ईएमएफ होता है बिना भाई मानक का। और अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस आप सांद्रता अलग अलग पूरा फिक्स लेते हो तो वो क्या होता है? मानक सेल विभव होता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा सांद्रता भी इसमें 1 मोलर सांद्रता ली जाती है, 1 मोलर सांद्रता ली जाती है, तो क्या हो जाता है? मानक सेल विभव हो जाता है। यहां तक की ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें सांद्रता की जगह इसको ले लो,
यहां पर भैया कितनी, 1 मोलर सांद्रता पर, 1 मोलर सांद्रता पर जो ईएमएफ होता है वो आपका मानक मानक सेल विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये वाली बात ध्यान रखना, लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो 1 मोलरता कैसे अभी बताता हूं, अभी इसको नोट करके लिखेंगे, अभी पता चलेगी आपको। लो मैं एक पॉइंट लिख दूं, विलेनो की 1 मोलर सांद्रता पर, विलेनो की, जैसे आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, आपको सीधा समीकरण याद कर लेनी है, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो भाई ये रहा, ये रही आपकी समीकरण। आप क्या करोगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं सबकी वैल्यू लिखूंगा, तो आर की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे, एफ की वैल्यू रखोगे, तो पूरा सॉल्व होकर आएगा। तो ई सेल यानी कि ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ये आपको याद रखनी है। मुझे चैट शो हो रहे सारे सारे, अभी पोल वाली बात करेंगे, अभी टाइटन चल रहे हो। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखो। आर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चे, 8.314 होती है, 8.314 होती है आर की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, 298 केल्विन होती है। एफ की वैल्यू कितनी होती है फैराडे, 96500 होती है। और एन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। ये वाला जो ये बड़ा ब्रैकेट दिखाते हैं, ये सांद्रता को इंडिकेट करता है, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। किसी अभिक्रिया में दाईं तरफ एनोड की सांद्रता होती है और बाईं तरफ कैथोड की सांद्रता। यानी शुरुआत में जो दिखाई देगी कैथोड की सांद्रता अभिक्रिया में, और अभिक्रिया में दाईं तरफ एनोड की सांद्रता होती है। यानी कोई अभिक्रिया है, यहाँ पर एनोड की सांद्रता दिखाई देगी और यहाँ पर कैथोड की सांद्रता दिखाई देगी। जैसे 0.1 मोलर, यहाँ पर 0.2 मोलर, तो यहाँ एनोड की सांद्रता दिखाई देगी और इस तरफ कैथोड की सांद्रता दिखाई देगी। तो ध्यान रखना, ये एनोड की सांद्रता के लिए दिखाया जाएगा किसी अभिक्रिया में, और इस तरफ कौन सा दिखाया जाएगा, कैथोड की सांद्रता दिखाई जाएगी। चलो भैया इस पर हम क्वेश्चन करके एक बार देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक अभिक्रिया, देखते हैं कौन बच्चा करेगा। एक अभिक्रिया दे रखी है, इसका क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है। एक अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया किससे रिलेटेड है, सेल अभिक्रिया से रिलेटेड है। यहाँ पर दे रखा है जिंक प्लस का कॉपर 2 प्लस, और ये कितना दे रखा है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। लॉ की वैल्यू मैं बताऊंगा, परेशान ना होना। आगे चलकर फिर क्या बना भैया, जिंक 2 प्लस है और यहाँ ले लिया मैंने 0.1 मोलर ले लिया है, और प्लस का हो गया कॉपर। इसने ई नॉट सेल का मान दे रखा है, इसने ई नॉट सेल का मान दे रखा है प्लस 1.10 वोल्ट। चलो जी ईएमएफ की गणना करें, ईएमएफ की गणना करें, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ईएमएफ की गणना करें, ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं, हर बार। चलो जी जल्दी से बताओ ईएमएफ की गणना करें। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, कौन सी समीकरण लगा दूं मैं इसके लिए, कौन सी समीकरण लगा दूं, अच्छा आंसर भी दे दिए, इतनी तेजी से नहीं भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे रुक जाओ, इतनी तेजी से आंसर थोड़ी ना देना होता है। हाँ पता चल गया, आरडब्ल्यू के शेयर हो। 0.1 किस तरफ होती है, अभिक्रिया में दाईं तरफ। नंबर आगे कुछ नहीं दे रखे तो पावर हम नहीं लेंगे, अगर यहाँ 2-3 नंबर होते तो पावर लग जाती, नंबर के साथ ही पावर लग जाती, नंबर दे नहीं रखा, यहाँ कोई नंबर नहीं है। चलो तो 0.1 बटे कैथोड की सांद्रता 0.01। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाकर ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। लॉग 10 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, लॉग 10 की वैल्यू बच्चों को अगर याद हो तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी, इसको हम काटेंगे और सॉल्व करेंगे भाई। लॉग 10 की वैल्यू 1, तो ई सेल बराबर 1.10, ये लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होगी, इसको तो एग्जाम से काटेंगे तो कितना है 0.0295, तो ई सेल बराबर ईएमएफ तो 1.07 के आसपास आ जाएगा, 1.07 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, 1.07 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। किसी का बच्चे का इसके आसपास आंसर आ रहा हो तो जल्दी कमेंट करके बताना, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सरकार, हमको समझ में आ गया है जी। ओके चलिए जी, अब आते हैं एसएचई, जो मेन है वो करिए बिल्कुल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका वोल्ट कितना होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्ट कितना होता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना इसका कार्य है। इसका काम क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का वोल्ट निकालना। ये एनोड के लिए कैथोड का कार्य करता है और कैथोड के लिए एनोड का कार्य करता है। क्यों भैया ऐसा क्यों, कैथोड के लिए एनोड का कार्य करता है, ये जिसके ऊपर लगाओगे उसका उल्टा काम करेगा, एनोड का कार्य करता है। मुझे बस इसका वोल्ट बता दो जो कि मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्ट देखते हैं, कौन बच्चा मुझे बताएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्ट होता है, यानी कि एसएचई का जो वोल्ट होता है, ये प्लेटिनम का टुकड़ा होता है पीटी, ये प्लेटिनम का तार होता है, ये प्लेटिनम का तार होता है, और यहाँ पर 1 बार एक बार प्रेशर पर हम इस गैस को भेजते हैं, ये तुरंत बन जाता है आपका एसएचई। तो एसएचई को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तापमान वही रहना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, विलयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाला, कौन सा धातु, प्लेटिनम, कौन सी गैस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को जैसे ही प्लेटिनम के ऊपर डालते हैं, ये प्लेटिनम के ऊपर चिपक जाती है, और प्लेटिनम के ऊपर चिपकने के बाद ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का नहीं रहा, अब ये पूरा इलेक्ट्रोड किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, इसका हो गया हाइड्रोजन का हो गया। तो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड बना है, इसका जो वोल्ट होगा ये 0 वोल्ट होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, याद रखेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चे हम मानक गिब्स ऊर्जा पर। आप जल्दी से एक बार मुझे बताओ कि अगर आप बहुत तेजी से भाग रहे हो तो क्या आपके अंदर से कुछ ऊर्जा निकलेगी, जब मुक्त ऊर्जा होती है वो डेल्टा जी नॉट यानी कि गिब्स ऊर्जा होती है। अगर ऊर्जा निकल रही है तो सेल काम कर रहा है, ऊर्जा अगर ये वापस सेल ले रहा है तो सेल पर कार्य हो रहा है। अगर कोई भी ऊर्जा नहीं निकल रही है तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये याद रखना। माइनस का मतलब निकल रहा है, तो माइनस अगर न्यूमेरिकल में आपको आंसर में मिला तो ही आप आंसर लिखना, नहीं तो मत लिखना। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, माइनस है, तो ही सेल काम करेगा। अगर डेल्टा जी प्लस है तो सेल काम नहीं करेगा, मतलब उल्टा काम करेगा। और डेल्टा जी 0 है तो कोई काम नहीं हो रहा। मान लो मैं आराम से चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ मैंने कुछ नहीं करा, तो कोई मुझसे कहेगा है पड़ा रहता दिन भर, काम वाम किया नहीं, काम ना धाम का दुश्मन अनाज का। ऐसे इनोट सेल एक जगह कॉपी पे लिख लो भाई, एक जगह कॉपी पे लिख लो। अब एक आपका क्या साम्य स्थिरांक, ये फॉर्मूला याद रखना है, log Kc इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ई नॉट सेल बटे 0.0591। एक क्वेश्चन करके देख ले, क्या हम एक क्वेश्चन करके देख ले, चलो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मेरे पास दे रखा है भैया जिंक प्लस का कॉपर 2 प्लस जैव अणु वाली क्लास है, यानी कि सेकंड बुक का एक चैप्टर। उसमें मैं आपको ग्लूकोज और जो आलू ब्रेड है इनके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग मिलावट करके बता देते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो कल की क्लास जरूर कर लेना, कल है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर, कल का मतलब है 17 अगस्त। जो बच्चे इसको बाद में भी देख रहे होंगे, अब कुछ टाइम बाद में देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हो, मुझे सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री कोई चैप्टर अविनाश सर डाल के सर्च कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, टॉपिक से भी सर्च कर सकते हो मुझे। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो पहले मैं डेल्टा जी नॉट निकालूंगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का एनएफ ई नॉट सेल, एनएफ ई नॉट सेल
ठीक, लो बताओ एन की वैल्यू सबको पता है, जिंक से लेकर जिंक 2 प्लस एन की वैल्यू होती है 2, फेराडी की वैल्यू 96500, ई नॉट से कितना दे रखा है 1.10, इन तीनों की जब आप गुणा करोगे तो माइनस का 212, बताओ कितना आएगा माइनस का 212 बिल्कुल सही बात है बेटा 300 जूल पर मोल, ये तो आपने डेल्टा जी निकाल लिया, माने गिब्स ऊर्जा। लॉग केसी का फॉर्मूला ऊपर से देखकर याद कर लो जल्दी से, लॉग केसी का फॉर्मूला ऊपर से देखकर याद कर लीजिए। तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, ई नॉट सेल 1.10, नीचे 0.0591, सॉल्व करके लॉग केसी का फॉर्मूला कमेंट करके मुझे बताना बाबूजी, कमेंट करके मुझे बताना, होमवर्क दे रहा हूं मैं, सभी चेक करूंगा बैठकर एक एक पैटर्न, ठीक है। और लास्ट में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना तो फिर मैं ये वाला एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, एल है लंबाई यानी दूरी और ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये एल अपॉन ए को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल स्थिरांक, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सेल पढ़ रहे हो तो इसको कहते हैं सेल स्थिरांक, इनवर्स इसका मात्रक होगा ये रहा। एक बात ध्यान रखना जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, जो कप्पा है वो रो का उल्टा होता है, ये कप्पा जो होता है ये रो का उल्टा होता है और रो कप्पा का उल्टा होता है, ये यहां तक की बात क्लियर है। तो ये ध्यान से रखना कि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मात्रक याद रखने, आगे हम क्वेश्चन करके देखेंगे। चलो अब यहां पर दूसरा एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता और चालकता की परिभाषा आती है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मोलर चालकता और चालकता की परिभाषा आती है, ध्यान से सुनना। तो पहले मैं मोलर चालकता की परिभाषा लिखूंगा, मोलर का मतलब होता है सांद्रता, एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो आप क्या निकाल दोगे, मोलर चालकता निकाल दोगे। तो मोलर चालकता की क्या परिभाषा होगी भाई, ध्यान से सुनना, 2 नंबर में सीधा सटीक तरीके से आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, किसी विलयन में घुले हुए, किसी विलयन में 1 ग्राम मोल, किसी विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य या कोई भी ऐसा प्लस माइनस बोलने पर, देखो प्रैक्टिकल दिखाने का टाइम आ गया, किसी विलयन में 1 ग्राम मोल यानी कि ग्राम मोल विद्युत अपघट्य कौन से जो प्लस माइनस में टूट सकते हैं, विद्युत अपघट्य जैसे नमक घोलकर हमने चेक किया, विद्युत अपघट्य घोलने पर, ठीक है, किसी विलयन में ग्राम मोल विद्युत अपघट्य, या इसको ऐसे लिख लो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी विद्युत अपघट्य के, परिभाषा सरल बन जाएगी, किसी विद्युत अपघट्य के अपघट्य के मोलों की संख्या को 1 kg विलायक में घोलने पर, मोलर ना 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता, प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक। इसे ग्रीक लैम्डा एम से, उल्टा भी ऐसे, इसे ग्रीक लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मोलर चालकता 2 प्रकार से दिखाई जाती है और इसका मात्रक भी मैं लिखूंगा, मोलर चालकता 2 प्रकार से दिखाई जाती है, एक तो ग्रीक लैम्डा एमसी और एक ग्रीक लैम्डा एम नॉट। ग्रीक लैम्डा एमसी ये कब है, जब सांद्रता की वैल्यू दी हो, किसी सांद्रता पर यानी मोलरता पर, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, जब सांद्रता की वैल्यू दी हो तो हम लिखते हैं किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और जब सांद्रता की वैल्यू ना दी हो तो ये लिया जाता है सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, इसका नाम है सीमांत मोलर चालकता, इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो बताओ जरा मुझे, मान लो किसी उसमें, हाँ अमन बिल्कुल आराम से बन जाएगी। चलो आप मुझे बताओ, क्या हर बार न्यूमेरिकल में सांद्रता क्लियर है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से मान ज्यादा कर दूं तो जो मोलर चालकता है इसका मान कम हो जाएगा, यानी जो मोलर चालकता है उसका मान कम हो जाएगा। अच्छा जी, मोलर चालकता का मान कम हो जाएगा। अब सी को उधर ले जाकर चेक करो आमने सामने, बताने क्या बताया था मैंने, ये तो बताया था सीमांत मोलर चालकता निकालनी है तो उसके धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है, यानी कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको NaCl की मोलर चालकता चाहिए तो Na प्लस और Cl माइनस की मोलर चालकताओं को जोड़ना पड़ेगा। अब कोलॉस नियम के 3 हिस्से हैं, यानी कि कोलॉस नियम पढ़ने से क्या क्या फायदा हुआ, तो कोलॉस नियम को पढ़ने से हमें कितना फायदा हुआ भैया, हमें 3 फायदे तो सीधा सीधा हो गए, ये समीकरण तो नहीं पूछी जाती, बताओ हमें कोलॉस नियम को पढ़ने से कितने फायदे हुए भैया, 3 फायदे हुए। पहला फायदा कौन सा हुआ, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, हम वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत कोई टूट गया है, तो सांद्रता पर मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता जैसे करोगे आपको वियोजन की मात्रा पता चल जाएगी, आप वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हो k बराबर C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। अच्छा, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो प्लस माइनस में आसानी से नहीं टूटते हैं उनको निकालने के लिए 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए जाते हैं, वो हम क्वेश्चन में आगे कवर करके देखेंगे, ठीक है जी। ओके सरकार, चलिए अब मैं आता हूं फैराडे के नियम पर, और फैराडे के नियम के बाद तुरंत हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसमें तय है जंग लगने का फॉर्मूला आप मुझे बताना संरक्षण में, फिर मैं फैराडे के इसका ये बल्ब जलता नहीं जलता ये भी चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। पूरा सिस्टम सेट करके आया हूं बिल्कुल, आज मैं एक एक तरीका सिस्टम दिखा दूंगा। देखो भाई यहां पर मैंने ये ले रखा है तार, ठीक है, ओके जला कुछ, हाँ बल्ब जल रहा है, इसका मतलब बल्ब सही है, तो हम उसमें कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मुझे एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, अभी करके दिखाते हैं, मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, ठीक है। तो अब ये तार दूसरा वाला तार है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अब मैं नॉर्मल पानी में करंट डाल के दिखाता हूँ कि चल पाता नहीं चल पाता, नॉर्मल पानी भी चाहिए मुझे, चलो वही मंगाते हैं अभी, ठीक। हाँ कैमरा जूम आउट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो 5 मिनट में मैं बुलाता हूँ, ओके 5 मिनट में बुलाता हूँ, चलो जी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसमें करंट पहुंचाना चाहूँ यानी कि बल्ब जलाना चाहूँ,
तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिलावट करनी पड़ेगी, और वो मिलावट मुझे किसकी करनी पड़ेगी? ऐसी मिलावट जो उसको प्लस माइनस में तोड़ दे अपने आप को। वो मिलावट किसकी कर सकते हैं? नमक की। नमक को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा प्लस माइनस में टूटना शुरू हो जाएगा। अब मैं उस बल्ब की पावर देखूंगा कि बल्ब की पावर वास्तव में कितनी चल पाएगी, बताओ, ठीक रहेगा? हाँ, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा भाई, बिना सिस्टम के तो हो नहीं पाएगा। बिना पूरे सिस्टम के अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं, एक इंसान चाहिए मुझे इसके लिए, है ना? क्योंकि कहीं मुझे करंट लग गया तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, चलो तब तक हम फैराडे का नियम करते हैं, फिर सबसे लास्ट में हम इसके प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। फैराडे के नियम थे विद्युत अपघटन के नियम, जो अभी मैंने करके दिखाया था, ये वही है, ये वाला, ये जो चला ना, ये फैराडे के नियम पर आधारित है। तो प्लस पर कितना इकट्ठा हो रहा है, माइनस पर कितना इकट्ठा हो रहा है, देखो अभी भी गैस बनाया जा रहा है। चलो, तो फैराडे का प्रथम नियम है और एक फैराडे का द्वितीय नियम है। किसी इलेक्ट्रोड से निकला या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार W उस सेल के कुल आवेश Q के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि W सीधा समानुपाती क्या होता है Q, तो W सीधा समानुपाती Q की जगह मैं लिखूंगा IT, तो समानुपात का चिन्ह हटा दो तो क्या हो जाएगा? ZIT। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला याद कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो W EIT अपॉन N × 96500, ये E की जगह पर आप क्या लिख दोगे? E की जगह पर आप लिख दोगे परमाणु का मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर मोलर द्रव्यमान, धातु का मोलर द्रव्यमान। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कॉपर के लिए, जिंक के लिए और निकल के लिए N की वैल्यू 2 रखना है प्यारे बच्चों। सिल्वर के लिए N की वैल्यू आपको 1 रखनी है। सिल्वर के लिए N की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 1 रखनी है। याद रखना फॉर्मूला, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है? फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है कि धातु का भार उसके तुल्यम निष्कासित भार के लिए भी और पोल लगाने के लिए भी। मुझे 1 सेकंड दीजिए बस, जल्दी से। चलो जी, अब क्वेश्चंस पर आ जाएं। चलो जी, क्वेश्चंस पर आते हैं, और एक होमवर्क मैं आपको दूंगा अभी। संचारण यानी लोहे पे जो जंग लगता है, संचारण, उसमें जो लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र आपको बताना है। लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र बताना है, और लोहे पर या किसी धातु का धीरे धीरे खत्म हो जाना संचारण कहलाता है, ये आपको कवर करना है। चलो जी, लो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ओके, निम्न में से कौन प्राथमिक सेल है? अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। अब जल्दी से फटाफट मुझे इसका आंसर बताते रहें, अब और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब बुला लिया भैया हमने अपने स्टीमर को, है ना? तो पूरा का पूरा सिस्टम वही लगवाएंगे बेहतर तरीके से। चलो जी, जल्दी से बताओ, निम्न में कौन प्राथमिक सेल है? तो निकल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है, ये दोनों भाई दोबारा चार्ज हो सकते हैं। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। बताओ भाई, शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड बता सकते हो? एनोड किस चीज से बना होता है और कैथोड किस चीज से बना होता है? ये मुझे बता दो जल्दी से, एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है? तो एनोड बना होता है जिंक का और कैथोड बना होता है किसका? कार्बन का, ठीक है? सभी बच्चे सुन पा रहे हैं हमें? तो अब देख लो भैया, जुगाड़ लगा लेते हैं पहले। ठीक, मैंने इसमें ले लिया पानी, फिर से आज पानी पानी खेल रहे हैं, ये करंट मतलब वाले ना, तो मतलब के खिलाड़ी बन जाते हैं कभी कभी यूट्यूब पर। और जो मेरे साथ जो स्ट्रीमर होते हैं ना, वो मेरे साथ आना नहीं चाहते। ओके, ये तो हमने चेक कर लिया है। चलो जी, ओके, ठीक। अब मैं इसमें करंट लगा कर देखूंगा। लो जी, मुझे एक तार दे दो। ओके, ठीक, करते हैं। ठीक है, मुझे करंट मत लगवा देना कहीं एकदम से हाउ हाउ निकल जाए ठीक, चलो, लाइट स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? जल्दी से बताओ, और उसका परसेंटेज भी बताओ। ठीक है, क्या टेंशन ले रहे हो? नहीं नहीं, ये वाला नहीं। हम्म, निकालना उसमें से निकालना। हम्म, जी, अभी वो वाले 2 तार उसमें लगाने हैं। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग, एक जगह तो ब्लास्ट हो जाएगा ठीक है, चलो इसको खोल लेते हैं, आराम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले पहले हम थोड़ा स्टीमर सर को समझा देते हैं, पता पड़ी RW में जिज हो जाए। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी में होता है H2SO4। कितने प्रतिशत का होता है? 38% का होता है। देख लो, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया समझाने के लिए एक एक चीज। तो कितना होता है? सी के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः माइनस का 0.24 वोल्ट, माइनस का 1.34 वोल्ट, 30 वोल्ट, फिर प्लस का 0.74 वोल्ट है। निम्न में से किसकी अपचय क्षमता सर्वाधिक है? जल्दी से बताएं भैया, किसकी अपचय क्षमता सर्वाधिक होगी? ए, बी और सी दे रखे हैं। माइनस का 0.24 वोल्ट है, एक है माइनस का 1.30 वोल्ट, एक है प्लस का 0.74 वोल्ट है। निम्न में से किसकी अपचय क्षमता सर्वाधिक होगी? तो जिसका वोल्ट सबसे कम होगा, जिसका वोल्ट सबसे कम होगा उसकी अपचय क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम वोल्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला, माइनस का 1.30 वोल्ट। तो बी वाले की अपचय क्षमता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। सांद्रता कम करने पर यानी सी की वैल्यू कम करने पर जो मोलर चालकता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है? लो जी, इतना मुझे बता दो जल्दी से। ओके, हो गया जुगाड़? चलो जी, अब देखना भाई, मुझे 2 तार दे दे और बल्ब उठाकर रख दो।
चलो जी पहले छुआ के देख लें, ये बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा, वो होल्डर पकड़ लो, होल्डर से, ठीक, कोई दिक्कत, बल्ब जल रहा है, फिर छुआ के देख लें, बल्ब जल रहा है, अभी पानी है, पानी में एक एक थोड़ा डाल के देखते हैं, ओके थोड़ा पकड़ लें, इसमें डालना डुबोना है, लो इसे रख दो, देख लो खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं, जूम आउट कर लें और कर लें, और आगे आ जाओ, एक तार पकड़ो ये वाला, बल्ब पकड़ लो ये वाला, ठीक है, अब दोबारा छुआ के देख लेते हैं, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा, जल रहा है, ठीक।